हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। आज के इस वीडियो में हम लोग खास करके यहाँ आप देखिए क्लास 12th केमिस्ट्री का जो हमारा 100 मोस्ट वीवीआई यहाँ आप देखिए सब्जेक्टिव प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए इसका दूसरा पार्ट लेके आ गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ आप देखिए महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो खास करके आज यहाँ आप देखिए बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का यहाँ आप देखिए यानी रसायन विज्ञान का टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर बाबू आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए बाबू आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में आप लोग लाइक नहीं किए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए बाबू, तो एक बार लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ताकि हम क्लास को यहाँ पे स्टार्ट कर दें। चलिए सभी बच्चे रेडी हैं बाबू? सभी बच्चे एक बार यस लिख दीजिए। और टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे केमिस्ट्री का। और अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है तो वीडियो देखेंगे तो आपको, अगर आप हमारे पास पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का डर आप लोग भूल जाइए। चलिए यहाँ आप देखिए पहला नंबर प्रश्न आपके सामने है और इसका यहाँ आप देखिए आंसर आप लोग को देना है। यहाँ आप देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या है कि क्रिस्टल किसे कहते हैं। अब देखिए ये प्रश्न 3 से 4 बार अब तक पूछ चुका है, मोस्ट वीवीआई होने वाला है। तो ये प्रश्न को आपको याद होना अति आवश्यक है। क्या पूछा गया है कि क्रिस्टल किसे कहते हैं? तो क्रिस्टल किसे कहते हैं? तो वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्रिस्टल कहते हैं। यहाँ आप देखिए हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होने वाला है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ आप देखिए क्रिस्टल किसे कहते हैं? तो वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो और उसे क्या कर सकते हैं, बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बाबू क्रिस्टल। ये आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, इतना लिख दीजिएगा जैसे हम लिखे हैं, आपको जरूर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बाबू, नंबर आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जैसे जैसे डिफिनीशन लिखे हैं वैसे वैसे यहाँ आप देखिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे कितना नंबर है? 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रवेश जालकों की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर जी ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ना बाबू, ये प्रश्न ऐसा भी प्रश्न क्या होता है सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को आपको याद रखना है, तभी हम आपको बता रहे हैं कि प्रवेश जालकों में जालकों की संख्या यहाँ पे देखिए कितनी होती है। पूछा गया है कि प्रवेश जालक होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा कि प्रवेश जालकों की संख्या होती है 14। यहाँ आप देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि प्रवेश जालक की संख्या कितनी होती है। तो प्रवेश जालक की संख्या होती है 14। आप लोग इस प्रकार लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। यहाँ आप देखिए डोपिंग किसे कहते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है। 3 नंबर प्रश्न में देखिए आपसे पूछा गया है कि डोपिंग किसे कहते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता होगा कि डोपिंग क्या है और डोपिंग किसे कहते हैं और ये कितनी बार। तो ये आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा बाबू, 4 से 5 बार 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। तो डोपिंग किसे कहते हैं? तो डोपिंग किसे कहते हैं? तो यहाँ आप देखिए क्रिस्टल जालक में अशुद्धि को मिश्रित करने की प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं? डोपिंग। या यहाँ आप देखिए अमिश्रण कहते हैं, अपमिश्रण कहते हैं, अमिश्रण कहते हैं, जो भी बोलिए ये यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं डोपिंग। अगर आपसे पूछे कि डोपिंग किसे कहते हैं तो आप लोग क्या जवाब दीजिए कि क्रिस्टल जालक में अशुद्धि को मिश्रित करने की प्रतिक्रिया। यानी मान लीजिए क्रिस्टल जालक है, उसमें हम अशुद्धि को मिलाते हैं, उसी अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो डोपिंग कहेंगे, या अपमिश्रण कहेंगे, या अमिश्रण कहेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा 100%। और ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, बिल्कुल एग्जामिनर आपको 100% नंबर जरूर देगा। चलिए यहाँ आप देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर। अब 4 नंबर प्रश्न देखिए कि त्रिज्या अनुपात क्या है। अब देखिए यहाँ पे कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए बाबू यहाँ पे क्या पूछा गया है कि त्रिज्या अनुपात क्या है। तो त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए
धन आयन और ऋण आयन के त्रिज्याओं के अनुपात को हम त्रिज्या अनुपात या अर्धव्यास अनुपात कहते हैं। अब देखिए कितना हल्का और आसान भाषा में लिखा गया है, सरल भाषा में लिखा गया है। त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं, त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं, तो धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्याओं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो त्रिज्या अनुपात कहते हैं। यहाँ आप देखिए पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के जो यहाँ आप देखिए त्रिज्या होता है, उसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसे यहाँ पर देखिए अर्धव्यास अनुपात भी कहा जाता है। त्रिज्या अनुपात को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो अर्धव्यास अनुपात भी कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप लोग आसान देख के मत समझिएगा कि ये नहीं पूछेगा, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक आप लोग उठा के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ आप देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ आप देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया आपके सामने। पूछा जा रहा है आपसे कि शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, शॉर्टकी दोष क्या है। और ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में अंतर लिखिए, ये प्रश्न यहाँ पे देखिए जरूर आता है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, तो जब क्रिस्टल जालक के समान संख्या में क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन गायब होने लगते हैं क्रिस्टल जालक में, यहाँ देखिए उत्पन्न इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो शॉर्टकी दोष कहते हैं। और इसमें क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व में क्या होता है, कमी आता है। हम आपको ऑब्जेक्टिव में बताए हैं कि यहाँ देखिए शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है, जो क्रिस्टल का घनत्व होता है उसमें क्या होता है, कमी होता है। ये हम आपको बता चुके हैं। यहाँ देखिए शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, तो जब समान संख्या में धन आयन तथा ऋण आयन अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के क्या होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी दोष। और शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है, क्रिस्टल के घनत्व में कमी आता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, एग्जामिनर 2 नंबर पक्का देगा। और इसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। तो ये सभी प्रश्न आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, शॉर्टकी दोष हम आपको बता चुके हैं अभी। अब देखिए यहाँ पे आ गया कि फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। देखिए अब बारी आया यहाँ पे क्या कि फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। तो फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, शॉर्टकी दोष तो आप लोग समझ गए कि जब समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन क्या होता है, क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब होने लगते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को बोलते हैं यहाँ आप देखिए शॉर्टकी दोष। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है बाबू कि फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। तो आप लोग इसका क्या जवाब दीजिएगा। यहाँ आप देखिए इसका डिफिनीशन क्या होता है, एक बार में आपको पूरा 100% समझ में आएगा। तो देखिए बाबू हम आपको बताते हैं कि फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। तो फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, तो जब क्रिस्टल जालक में एक आयन, यहाँ पे समझिए कि जब क्रिस्टल जालक में एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही क्या होता है, फंस जाता है। यहाँ पे अब आप लोग समझिए, मान लीजिए क्रिस्टल जालक है, उसमें से एक आयन अपने स्थान से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है और किसी दूसरे क्रिस्टल के जालक में क्या होता है, फंस जाता है। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे दोष को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल दोष। तो यहाँ पे आपको पूरा 100% समझ में आ गया होगा। और यहाँ आप देखिए इसके यहाँ देखिए जो फ्रैंकल दोष के कारण क्या होता है, क्रिस्टल के घनत्व में कोई असर नहीं पड़ता है, यानी अप्रभावित रहता है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा फ्रैंकल दोष के कारण यहाँ पे क्या होता है, जो क्रिस्टल का घनत्व होता है वो अप्रभावित होता है, यानी उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। यहाँ पे फिर से समझिए कि फ्रैंकल दोष क्या है। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से क्या हो जाता है, गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही क्या होगा, गायब तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्रिस्टल जालक में ही फंस जाएगा। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, फ्रैंकल दोष बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, फ्रैंकल दोष के कारण यहाँ देखिए जो यहाँ पे देखिए क्रिस्टल का घनत्व होता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो अप्रभावी होता है। ये आप लोग लिख दीजिएगा, पक्का एग्जामिनर 2 नंबर देगा। या तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि यहाँ देखिए क्रिस्टल दोष क्या है, या तो पूछेगा फ्रैंकल दोष क्या है, या पूछेगा ये दोनों में अंतर लिखे। तो ये यहाँ पे देखिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे अब आया यहाँ पे कि क्रिस्टलीय दोष क्या है। क्रिस्टल क्या है नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है कि क्रिस्टलीय दोष क्या है। क्रिस्टल दोष यहाँ पे पूछा गया है, क्रिस्टल क्या है ये नहीं पूछा है, क्रिस्टल दोष पूछा है कि क्रिस्टल दोष आखिर होता क्या है। तो यहाँ देखिए क्रिस्टल दोष क्या होता है, तो क्रिस्टल जालक में से किसी कण के गायब हो जाने या उसे यहाँ देखिए क्रिस्टल का यहाँ देखिए अंतराली जो स्थान होता है उसे नीचे चले जाने से क्रिस्टल में यहाँ पे क्या होता है, अपूर्णता या यहाँ देखिए जो दोष उत्पन्न होता है, इसी दोष को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, क्रिस्टल दोष कहते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी आपको मात्र 2 सेकंड में पूरा यहाँ देखिए कैसे समझ में आता है हम आपको बताते हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल क्या नहीं है, यहाँ पे लिखा है क्रिस्टल दोष क्या होता है। तो देखिए क्रिस्टल दोष क्या होता है, तो क्रिस्टल जालक में से किसी कण के गायब हो जाने से,
मान लीजिए क्रिस्टल जालक है, उसमें से क्या हो जाएगा, एक कण गायब हो जाएगा और उसी क्रिस्टल अंतरालीय स्थान में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, दूसरे यहाँ पर देखिए अंतरालीय स्थान में क्या होता है, वो क्रिस्टल गायब होकर चला जाता है। तो इसी क्रिस्टल के यहाँ पर देखिए दोष को, जो हुए उत्पन्न दोष को, जो इसी क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसी दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टल यहाँ पर देखिए दोष कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। सबसे अच्छा उपाय है इसके याद करने का कि क्रिस्टल जालक में से क्या होता है, किसी कण से एक क्रिस्टल गायब होकर यहाँ पर देखिए जो अंतराली खाली स्थान होता है उसी में पहुंच जाता है, उसी दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टलीय दोष बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई है और ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जामों में पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए बिंदु दोष क्या है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपके सामने कि बिंदु दोष क्या है। चलिए इसका जवाब दीजिए बाबू। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि बिंदु दोष क्या होता है। तो बिंदु दोष क्या होता है, तो एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की यहाँ देखिए आदर्श व्यवस्था में जो अनियमितता अथवा यहाँ देखिए विचलन होता है उसी दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी दोष को बोलते हैं बाबू यहाँ देखिए बिंदु दोष। इसे आप लोग याद रखिएगा, जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पे बिंदु दोष क्या है, तो एक क्रिस्टल पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर का आदर्श व्यवस्था में जो अनियमितताएं होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, बिंदु दोष बोलते हैं। या विचलन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, बिंदु दोष बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। कितना सरल भाषा में लिखा गया है, कितना आसान भाषा में लिखा है बाबू, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये सब आपके एग्जाम में जरूर आएगा, 100% गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर की प्रासरणी दाब की परिभाषा लिखे। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए प्रासरणी दाब क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों ने नाम तो सुना होगा प्रासरणी दाब, लेकिन इसका परिभाषा क्या होता है, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि प्रासरणी दाब क्या होता है। तो वैसा बाहरी दाब, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वैसा बाहरी दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के लिए विलयन में होने वाले यहाँ देखिए प्रासरण को रोकने के लिए लगाना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रासरणी दाब बोलते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से समझिए कि वैसा बाहरी दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के विलय में होने वाले जो प्रासरण को रोकने के लिए लगाना पड़ता है, जो यहाँ देखिए दाब, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, प्रासरणी दाब बोलते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये भी प्रश्न उम्मीद करते हैं आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखिए कि किसी तरल में यहाँ पे देखिए अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो इसके वाष्प दाब में कमी आती है क्यों। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट वीवीआई प्रश्न आ गया आपके सामने कि किसी तरल में यहाँ पे क्या अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी क्यों आती है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है कि किसी तरल में अवाष्पशील विलय जो होता है वो मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है क्योंकि विलयन की सतह पर जो द्रव अणु होती हैं उनकी संख्या क्या होती है, घट जाती है। जो यहाँ पे देख लीजिए क्यों कमी आता है, क्योंकि विलयन की जो सतह पर द्रव के अणु होते हैं उनकी संख्या घट जाती है। फिर से समझिए क्योंकि क्यों होता है बाबू, क्यों होता है, क्योंकि विलयन की जो सतह पर द्रव के अणु होती हैं उनकी संख्या क्या होती है, घट जाती है। इसीलिए क्या होता है, अवाष्पशील विलय मिला देने से उसका वाष्प दाब में कमी आता है। तो ये आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे आपको एग्जामिनर पक्का 2 नंबर दे देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 11 नंबर। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है 11 नंबर की अणु संख्या गुणधर्म क्या है। अब देखिए ये भी प्रश्न आप लोगों ने सुना होगा ऑब्जेक्टिव में कि विलयन का अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न सुना होगा, तो यहाँ पे देखिए अणु संख्या गुणधर्म क्या है ये पूछा गया है। तो अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है, तो विलयन का यहाँ पे देखिए असंख्यक अणुधर्म, यहाँ पे देखिए गुणधर्म वह है, यहाँ पे क्या लिखा है, विलयन का यहाँ पे देखिए असंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पे निर्भर करता है, ना कि विलय की प्रकृति पे करता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अणु संख्या गुणधर्म। यहाँ पे फिर से समझिए कि विलयन का यहाँ पे देखिए असंख्यक गुणधर्म, यहाँ पे क्या लिखा है, विलयन का असंख्यक गुणधर्म वह है जो यहाँ पे देखिए क्या होता है, विलय में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करके और क्या करता है, ना कि विलायक की प्रकृति पे करता है। किस पे करता है, विलय के कणों की संख्या पे निर्भर करता है, ना कि विलायक की प्रकृति पे करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अणु संख्या गुणधर्म बोलते हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, इसे भी बाबू आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है कि समुद्री जल को लवणहीन किस विधि से किया जाता है। अब देखिए
अब यहाँ पे बताना है कि जो समुद्र का जल होता है, समुद्र का जल क्या होता है, खारा होता है। वहीं बता रहा है कि समुद्र के जल को लवणहीन किस विधि द्वारा किया जाता है। इसको लवणहीन हम बनाएंगे तो किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इसको यहाँ देखिए उल्टा प्रसरण विधि द्वारा समुद्री जल को लवणहीन किया जाता है। कौन सा विधि, तो उल्टा प्रसरण द्वारा समुद्री जल को हम लवणहीन कर सकते हैं। ये आप लोग लिख दीजिएगा, 100% आपको एग्जामिनर नंबर जरूर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ आप देखिए 13 नंबर, यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध विलायक में विलय मिला देने से विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्या होता है, जब शुद्ध विलायक में हम विलय मिलाएंगे तो विलयन के क्वथनांक में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं। यहाँ आप देखिए एकदम इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लिखिए लेकिन सटीक डिफिनीशन लिखिएगा। एग्जामिनर पक्का आपको 100% देगा तो देगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि क्वथनांक का, यहाँ आप देखिए उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ आप देखिए क्वथनांक का उन्नयन से हम लोग क्या समझते हैं। तो यहाँ आप देखिए शुद्ध विलायक में विलय मिला देने से विलयन के क्वथनांक में क्या होती है, जो वृद्धि होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अथवा यहाँ आप देखिए एक और डिफिनीशन लिख दिए हैं कि विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को भी हम यहाँ देखिए क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपको याद नहीं हो रहा है तो ये याद कर लीजिएगा कि विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को, विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक का जो अंतर होगा उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो उसे बोल सकते हैं क्वथनांक का उन्नयन। ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है कि उल्टा प्रासरण क्या है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उल्टा प्रासरण क्या है। तो यहाँ आप देखिए उल्टा प्रासरण क्या होता है। तो उल्टा प्रासरण क्या होती है, वह प्रक्रिया जिसमें विलयन का, यहाँ आप देखिए विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग उल्टा यहाँ आप देखिए प्रासरण कहते हैं। हम आपको क्या बता रहे हैं, ओनली 2 नंबर वाला प्रश्न बता रहे हैं। तो 2 नंबर वाला प्रश्न बाबू इसी प्रकार का रहता है, गारंटी है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाइएगा और देखिएगा। यहाँ देखिए उल्टा प्रासरण क्या है। तो उल्टा प्रासरण क्या होता है, तो वह प्रतिक्रिया जिसमें विलयन का विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश कर जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उल्टा प्रासरण कहते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 15 नंबर। और 15 नंबर प्रश्न क्या है, 15 नंबर प्रश्न है कि अनादर्श विलयन या वास्तविक विलयन क्या है। आदर्श विलयन नहीं पूछे, अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन बोलते हैं। इसमें पूछे अनादर्श विलयन, तो अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, तो वैसा नियम जो रावल के नियम का क्या करे, पालन नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अनादर्श विलयन कहते हैं। या यहाँ आप देखिए वास्तविक विलयन भी इसे कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। या तो पूछेगा आपसे आदर्श विलयन किसे कहते हैं, या पूछेगा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, या पूछ देगा आदर्श या अनादर्श विलयन किसे कहा जाता है। तो आप लोग वैसे लिखिएगा कि वैसा नियम जो रावल के नियम का पालन करे आदर्श विलयन, जो रावल के नियम का पालन ना करे वो अनादर्श विलयन होता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न, और 16 नंबर प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें, यानी इसका परिभाषा लिखें। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें, यानी हमको क्या करना है बाबू, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करना है, यानी उसका परिभाषा लिखना है। तो किसी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर जो पदार्थ एकत्रित भरा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं आप देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, तो वैसा विद्युत अपघट्य, यहाँ पर देखिए वैसा विद्युत अपघट्य, यहाँ पर देखिए जिसमें क्या हो 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक हम प्रवाहित करेंगे, तो जो पदार्थ का एकत्रित भार होगा उसी भार को हम लोग कहते हैं बाबू विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यहाँ पर देखिए वैसा विद्युत अपघट्य जिसमें क्या करें हम 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करेंगे, तो जो पदार्थ का एकत्रित भार होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ आप देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये आप लोगों ने क्वेश्चन सुना होगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। यहाँ आप देखिए क्या पूछा गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे अब आप लोग समझ लीजिए कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं।
तो जब विलयन में धातु आयन का सांद्रता 1m तथा इसका ताप क्या हो यानी टेम्परेचर यहाँ देखिए 298 के हो तो निर्धारित विभव को हम मानव इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसी प्रकार का सेम टू सेम आपको 100% डिफिनीशन लिखिएगा। अगर ये पूछेगा तभी आपको 2 नंबर देगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए आपको एक भी नंबर नहीं देगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि मानव इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो जब विलयन में धातु आयन का सांद्रण, क्या बाबू, जब विलयन में धातु आयन का सांद्रण 1m तथा ताप यहाँ देखिए 298 के हो तो निर्धारित विभव को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इसका पीडीएफ बाबू जरूर देंगे, आप लोग जाके फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। फटाफट यहाँ आप देखिए लास्ट में हम आपको बता देंगे आप लोग इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ आप देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है, 18 नंबर प्रश्न के विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विशिष्ट चालकत्व किसे कहा जाता है, यानी विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता कहते हैं। यहाँ देखिए जो प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को, यहाँ देखिए व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यहाँ आप देखिए विशिष्ट चालकत्व यानी विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो प्रतिरोधकता के या प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, तो विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसका यहाँ आप देखिए इसे के से सूचित किया जाता है, इसे यहाँ आप देखिए क्या, इसे के से सूचित किया जाता है और इसका एस मात्रक होता है एम ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ आप देखिए इससे किससे विशिष्ट चालकता को यहाँ आप देखिए हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो के से सूचित करते हैं और इसका एस मात्रक क्या होता है, तो ओम इनवर्स होता है और सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 19 नंबर, और ये 100 सब्जेक्टिव प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। तो आज मात्र 20 यहाँ आप देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न है, जबकि यहाँ आप देखिए हम 19वां यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं। इसके बाद से आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि लवण सेतु क्या है, उसके उपयोग लिखे। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया। अब बताना है लवण सेतु क्या है, तो उल्टा यू आकार की एक ऐसी नली जो अलग अलग रेखा यहाँ देखिए विद्युत अपघट्य को जोड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं लवण सेतु। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, उल्टा यू आकार की एक ऐसी नली, उल्टा यू आकार की एक ऐसी नली जो अलग अलग यहाँ देखिए रखे वैद्युत अपघट्य को जोड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं यहाँ देखिए लवण सेतु। और लवण सेतु का उपयोग कहाँ पे होता है, तो प्रत्येक अर्धसेल में आयन की कमी को पूरा करने में तथा विद्युत धारा प्रवाहित करने में हम लवण सेतु का उपयोग करते हैं। कहाँ पे, तो प्रत्येक जो अर्धसेल होता है उसमें आयन की कमी को पूरा करने के लिए, जैसे धन आयन हो गया, ऋण आयन हो गया, उसी को कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। तथा विद्युत धारा प्रवाहित करने में हम लोग किसका जरूरत पड़ता है, तो लवण सेतु का प्रकरण यहाँ पर देखिए प्रयोग पड़ता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे देखिए 20 नंबर। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या है कि भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। 100% यहाँ आप देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है कि भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। तो भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं, तो जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषण अणु वांडर वाल बल जैसे कमजोर बलों द्वारा चिपके होते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो भौतिक अधिशोषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु, जब ठोस के पृष्ठ पे अधिशोषित अणु वांडर वाल बलों जैसे यहाँ देखिए क्या कमजोर बलों से चिपके होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो उसी को बोलते हैं भौतिक अधिशोषण। और ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आज के सेशन में यहाँ देखिए मात्र 20 ही सब्जेक्टिव प्रश्न था। तो आप लोग 20 के 20 सब्जेक्टिव प्रश्न का PDF डाउनलोड कीजिएगा और क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिख के इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग चलिए हम आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। अभी तक आप लोग ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, और PDF डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से चलिए बताते हैं आप लोग कैसे इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए। तो चलिए बाबू हम आपको बताते हैं।